शापित कथाएं। स्वागत है आपका शापित गांव के तीसरे भाग में। अगर आपने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा हो तो उसे अभी जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये कहानी आपको अधूरी लगेगी। दोस्तों, हमने शापित गांव के दूसरे भाग में देखा कि दरवाजे के बाहर चाचा जी की लाश मिली और विनय वहीं कमरे के बाहर ही खड़ा था। तभी दो लोग उस कमरे से बाहर निकले और जैसे ही विनय ने उन दोनों को देखा तो विनय की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल जले हुए थे। एक लड़का और एक लड़की दोनों बिल्कुल जली भुजी झुलसी हालत में थे। उन दोनों का चेहरा बड़ा ही भयानक सा था और दोनों ने बाहर आते ही विनय से अपनी डरावनी आवाज में एक साथ कहा, कल से तुम समोसे लेकर आओगे और रोज लेकर आओगे, इसे समय लेकर आओगे, नहीं तो जो भी इनके साथ यहाँ हुआ है कल तुम्हारे साथ हुआ। इतना बोलकर वो दोनों अंदर की तरफ चले गए, पर विनय अभी भी बाहर उसी जगह पर खड़ा था। तभी अंदर से किसी ने उस चाचा को बाहर फेंक दिया और चाचा की हर जगह से कटी पिटी लाश विनय के सामने आकर गिरी। विनय ने जैसे ही उस चाचा की लाश को देखा, वो तुरंत अपने घर को वापस भाग गया और घर में आते ही अपने कमरे में जाकर सो गया। उस दिन तो विनय ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सुबह उठते ही विनय ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आज दिल्ली जाना है, नौकरी के लिए इंटरव्यू है। मेरे पास कल रात को ही फ़ोन आया है। पिताजी और उसके परिवार के लोग उसकी बात सुनकर बड़े ही हैरान थे और उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, अभी कुछ दिन रुक जाओ बेटा, तुम्हारे चाचा जी की 13वीं नहीं हुई है। अपने पिताजी की बात बीच में काटते हुए विनय ने कहा, नहीं पिताजी मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है। और इतना बोलकर उसने अपना सामान वगैरह पैक किया और घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। उसने सोचा दिल्ली के लिए जो भी पहली ट्रेन मिलेगी उसी में बैठकर निकल जाऊंगा, तब देखता हूँ कौन मेरा क्या कर लेगा। कल रात वाली घटना भी विनय ने किसी को नहीं बताई थी। विनय स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि दिल्ली के लिए जो पहली ट्रेन है वो रात को 9 बजे की है। विनय सोच रहा था कि कोई बात नहीं, दिन भर यहीं बैठूंगा और रात में ट्रेन आते ही सीधा दिल्ली। विनय ने पूरा दिन स्टेशन की बेंच पर ही बैठे हुए निकाल दिया और जब रात के 9 बजते ही ट्रेन आई और विनय जाकर सीधा अपनी जगह पर बैठ गया। अभी ट्रेन थोड़ा दूर ही चली होगी, तभी विनय के पास एक समोसा बेचने वाला आया और उसने विनय से कहा, साहब ये लो, आपके 2 समोसे पैक कर दिए हैं, इसमें तीखी चटनी भी डाल दी है, ले जाओ इसे, अभी भी टाइम है, टाइम पर पहुंचा देना इसे। उस समोसे वाले की बात सुनकर अब विनय की हालत ख़राब हो चुकी थी। अब विनय सोच रहा था कि इसको कैसे पता लगा, लेकिन फिर भी विनय ने उसकी बात नहीं मानी और उसे गुस्से में बोला, मुझे नहीं जाना कहीं समोसे लेकर, तुम्हें इतना शौक है तो तुम ही ले जाओ। उसके बाद विनय दांत पीसते हुए बोला, अब जाओ यहाँ से। लेकिन समोसे वाला समोसे को विनय के पास में रखकर चला गया और जाते जाते विनय से कहा, इसे ले जाओ, इसी में भलाई है, वरना फालतू में मारे जाओगे, जैसे तुम्हारे चाचा मारे गए थे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। विनय ने सोचा जो भी हो जाए मैं तो नहीं लेकर जाऊँगा। इतना बोलकर विनय ने समोसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए और कुछ समय बाद विनय दिल्ली पहुंच गया। और जैसे ही विनय ट्रेन से उतरा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि विनय के सामने ट्रेन से उतरते ही स्टेशन पर वही समोसे वाला खड़ा था। विनय ने सोचा ये वही समोसे वाला है क्या जो रात को अम्बाला स्टेशन पर मिला था, पर यह कैसे हो सकता है। विनय यही सब सोच रहा था। तभी वो समोसे वाला विनय के पास आया और विनय से बोला, साहब जी क्यों फालतू में बेवकूफ़ी कर रहे हो, मरने का बहुत शौक है क्या तुमको, अभी भी समय है, जाओ समोसे दे आओ, एक दिन की गलती हो गई है, माफ़ी मांग लेना, वरना मरने के लिए तैयार रहना। उस समोसे वाले ने इतना ही बोला था, तभी किसी ने विनय को अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और विनय की आंखें खुली तो वो चौंक गया, क्योंकि वो अभी भी अम्बाला स्टेशन पर था और वो बेंच पर ही बैठे बैठे सो गया था। यानी विनय ने ये एक भयानक सपना देखा था। विनय अभी भी स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहा था। विनय ने एक राहत की सांस तो ली कि चलो वो सपना था, लेकिन विनय को जिसने उठाया था
विनय ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो वो फिर चौंक गया। उसने देखा वही समोसे वाला उसके सामने खड़ा था जो उसे अभी सपने में दिखा था। उस समोसे वाले ने विनय से कहा, साहब जी समय हो गया है, जाओ समोसे दे आओ। इतना बोलकर उसने विनय के हाथों में समोसे पकड़ाते हुए कहा, साहब जी इसमें 2 समोसे और तीखी वाली चटनी भी है, अब देर मत करो, जाओ जाओ वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। समोसे वाला इतना बोलकर वहाँ से चले गया, लेकिन विनय अभी भी गुस्से में था। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं समोसे देने तो नहीं जाऊँगा। इतना बोलकर विनय ने घड़ी में टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे और देखते देखते विनय की दिल्ली वाली ट्रेन भी आ गई। विनय बड़ी खुशी से भागते हुए ट्रेन में जाकर चढ़ गया और अपनी सीट पर तुरंत जाकर बैठ गया और कहने लगा, चलो कम से कम अब तो ट्रेन में आ गया। विनय बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि अब दिल्ली जाकर वहीं रहूँगा और कुछ सालों बाद वापस आऊँगा जब सब शांत हो जाएगा। विनय ट्रेन में बैठे बैठे अपने ख्याली पुलाव पका रहा था और थोड़ी देर बाद ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन चल पड़ी। लेकिन तभी विनय ने देखा कि ट्रेन की पूरी बोगी खाली है और उस बोगी में सिर्फ एक सीट पर एक लड़की और एक लड़का ही बैठा है और पूरी ट्रेन खाली है। विनय ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और कहा, मुझे क्या, मुझे तो दिल्ली जाना है बस। अब ट्रेन को चले बड़ी देर हो गई थी और विनय खिड़की के बगल में ही बैठा हुआ था और खिड़की भी खुली हुई थी, पर उसे ऐसा लग रहा था कि ये जगह सब जानी पहचानी है। विनय ने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि ट्रेन उसके ही गांव के अंदर ही घूम रही थी। जैसे ही विनय को ये समझ में आया तो उसके होश उड़ना लाजमी थे, क्योंकि उस गांव में रेल की पटरियां तो दूर की बात है, उस गांव में आज तक कभी अंदर बस भी नहीं गई है और अब ट्रेन पूरे गांव के अंदर अंदर घूम रही थी। विनय ने सोचा, क्या पता इस बार भी ये मेरा कोई सपना ही हो। इसलिए विनय जोर जोर से अपने आप को नोचने लगा और थप्पड़ मारने लगा, लेकिन ये विनय का कोई सपना नहीं था। अब विनय को समझते देर नहीं लगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है यहाँ से बिना बताए भागने की। विनय तुरंत अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने देखा ट्रेन तो बहुत तेज़ी से चल रही है, वो अब कुछ नहीं कर सकता है, तो विनय चीखने चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने क्या किया है। लेकिन उस बोगी में तो कोई और था ही नहीं, बस एक लड़का और एक लड़की, वो भी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। विनय को चिल्लाता देख वो दोनों विनय के पास आए और उन दोनों ने विनय से कहा, क्या हुआ, तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना, इस गांव से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता वापस, मरने के बाद का पता नहीं। विनय अब उनकी बातें सुनकर बहुत डर चुका था और वो रोते हुए नीचे गिरकर बोला, माफ़ कर दो मुझे, मैंने क्या किया है। इतना बोलकर विनय ने जैसे ही उन दोनों का चेहरा देखा तो मानो विनय की धड़कन अब रुक गई हो। ऐसा लग रहा था कि विनय के शरीर का चलता हुआ खून अब जम गया है, क्योंकि विनय ने देखा ये तो वही दोनों हैं जो उस दिन सुरेश के घर पर मिले थे और इन्होंने उस बूढ़े चाचा को भी मार दिया था। विनय की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद उन दोनों ने अपनी डरावनी और ख़तरनाक आवाज़ में विनय से कहा, क्यों तुम समोसे ले नहीं जाओगे, तुमको फिर मरना होगा। याद है ना, तुम्हारे चाचा गांव के प्रधान थे, उनकी हालत क्या हुई, उन्होंने भी मना कर दिया था और गांव में कितने लोगों की मौत हुई है, शायद तुम भूल गए हो। चलो आज नंबर तुम्हारा है। इतना बोलकर उन दोनों ने विनय को सर के बाल से पकड़कर उठा लिया। विनय चीख चिल्ला रहा था और माफ़ी मांग रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, अब रोज़ सही समय पर मैं समोसे लेकर आ जाऊंगा। विनय गिड़गिड़ा कर रो रहा था। तभी उन्होंने विनय को बोगी की फर्श पर बड़ी जोर से पटका। फिर उस जले हुए कंकाल जैसे लड़के ने विनय से कहा, अगर तुझे जिंदा रहना है तो फिर तू उसी घर में रोज सही समय पर समोसे लेकर आ जाना। जब तक आएगा तब तक ही बचेगा, वरना बचेगा तो कोई नहीं। इस गांव के सब लोग जल्द ही मरेंगे। विनय डरा तो हुआ था, लेकिन डरते डरते हुए ही उसकी थोड़ी हिम्मत आई और उसने बोला, तुम लोगों को क्यों मारना चाहते हो?
क्या बिगाड़ा है सबने तुम्हारा? विनय की बात का उसको जवाब तुरंत मिला। उन दोनों ने कहा, तुम सब लोग दरिंदे हो और तुम सब लोगों को तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम लोगों ने हमें मारा है और हम अब सबको मार देंगे। विनय ने उसके बाद पूछा, किसने मारा है आपको? विनय की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, मैं सुरेश हूँ और मेरे साथ ये मेरी प्रेमिका सकीना है। हम लोगों के प्यार के दुश्मन तुम्हारे गांव वालों ने हमें जिंदा जला दिया, इसलिए जब तक हम उनको उनके किए की सज़ा नहीं दिला देंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। विनय ने सुरेश की बात सुनकर कहा, मैं दिलाऊंगा आप लोगों को मुक्ति। बताओ क्या करना होगा मुझे आपकी मुक्ति के लिए। तभी सुरेश ने अपनी डरावनी और गंभीर आवाज़ में विनय से फिर कहा, मुक्ति तो हमें मिलेगी लेकिन हम खुद लेंगे, क्योंकि हमको मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं है। तुम नहीं दिला पाओगे हमको मुक्ति। हमारी मुक्ति के लिए इस गांव के एक एक आदमी को मरना होगा। इस गांव को जो श्राप दिया है उस श्राप का पूरा होना जरूरी है। तुम सब मरोगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी, बस। विनय ने एक बार और हिम्मत करते हुए कहा, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, कसूरवार तो बस वही लोग हैं ना। बाकी निर्दोष लोगों को क्यों मारना चाहते हो आप दोनों? सुरेश और सकीना ने कहा, कसूरवार गांव का हर एक इंसान है। सब लोगों ने हमारी मौत का तमाशा देखा था और गांव के हर एक इंसान ने कहा था कि इन प्यार करने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए कसूरवार गांव का हर एक इंसान है। सुरेश ने फिर कहा, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, बस तुमको रोज़ समोसे लेकर आना होगा उसी घर पर सही समय पर। अगर ऐसी गलती फिर करी उसी समय मारे जाओगे। इतना बोलकर विनय को चलती ट्रेन से सुरेश और सकीना ने नीचे फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी, जब विनय की थोड़ी देर बाद आँख खुली तो विनय सुरेश के घर के बाहर खिड़की के पास खड़ा हुआ था। यानी जो विनय को चलती हुई ट्रेन दिख रही थी वो सुरेश का घर था। लेकिन विनय समझ चुका था अब चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि आज जान बड़ी मुश्किल से बची है। उसके बाद विनय अपने घर चला गया, लेकिन विनय बता कर गया था कि वो शहर जा रहा है, इसलिए उसके घर आते ही घर के लोग कहने लगे, क्या हुआ विनय, तुम वापस आ गए? और दिन भर कहाँ थे और इतनी रात को वापस आए? विनय ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं बाद में जाऊंगा दिल्ली। विनय की बात सुनकर घर के लोग भी शुक्र मना रहे थे। चलो ठीक है। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा, अब तुम्हारे चाचा जी की 13वीं हो जाएगी, तभी जाना जहाँ जाना हो। विनय ने हाँ कह दिया, लेकिन विनय ने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया जो सब घटना विनय के साथ घटी थी। और विनय जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अब विनय को नींद कहाँ आने वाली थी। विनय लेटे हुए बस यही सोच रहा था, आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गया था वो रेलवे स्टेशन और वहाँ से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पर बैठा, ट्रेन भी चल रही थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब उन लोगों ने मुझे ट्रेन से नीचे फेंका तो मैं गांव में ही था, सुरेश के घर पर। इसी उधेड़-बुन में विनय बिस्तर पर पड़ा हुआ था, क्योंकि आश्चर्यजनक बात तो थी, लेकिन विनय ने यह भी सोच लिया था कि इस गांव को तो अब वो श्राप से आज़ाद करा के ही रहेगा। और विनय ने कहा, जब तक इस गांव को मैं मुक्त नहीं करा लूँगा, अब तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा कहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने गांव के लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।